वो जी आपकी एक्सरसाइज का सवाल नंबर 1 भी 1 2 एंड 3 तो इम्पोर्टेंट है ही है, ठीक है। एमसीक्यूज हैं, शॉर्ट कोर्स एमसीक्यूज हैं, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स हैं और आपके ट्रू फॉल्स हैं, ठीक है। ये और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8 9 10 11 11 नहीं 11 भी 12 13 then it is 15 16 17 18 19 20 22 23 24 21 और 14 दैट्स आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन बाकी जो आपके सवाल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो उनको अच्छे तरीके से आपने जो है वो अपनी एक्सरसाइज को प्रिपेयर करना है। हम जो थे वो हम कौन से क्वेश्चन पे थे, हम क्वेश्चन नंबर 15 पे थे जो हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 states that explain the following facts. The plot of PV versus P is a straight line at a constant temperature. I guess so, ये मैंने करा दिया था, 15 वाला हो गया था हमारा। चलें दोबारा से कर लेते हैं। Constant temperature and with a fixed number of moles of an ideal gas. Ideal gas की बात कर रहे हैं तो आप याद रखिएगा, इसकी जो आपने इक्वेशंस पढ़ी हुई हैं वो ध्यान से याद रखिएगा। फिर उसने बात की है, वो इक्वेशन क्या थी, वो इक्वेशन थी PV इज इक्वल टू nRT, और उसमें ग्राफ जो था वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अंदर जो था वो बन रहा था, ठीक है। वो इसी के बाद में पूछ रहा है कि वो स्ट्रेट लाइन जो थी वो क्यों बनती है। उसमें हमने क्या कहा था, व्हेन ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन PV along the y axis and P along the x axis, straight line is obtained, ठीक है। the straight line of a graph is because of the Boyle's law. Boyle's law क्या कहता था, V is inversely proportional to 1 over P, ठीक है। लेकिन वही जब इनकी प्रोडक्ट बन जाती थी तो PV is equal to K हो जाता था, ठीक है। वो कांस्टेंट के इक्वल हो जाती थी, दैट्स व्हाई ये स्ट्रेट लाइन, एक कांस्टेंट लाइन जो है वो आपको मिल रही है। the product of the pressure and volume at a constant quantity at a constant temperature for a fixed mass of a gas या number of the moles that is known as like this, ठीक है। ये आपका पहला वाला सॉल्व हो गया। दूसरी वाले पे बात कर रहे हैं, the straight line in is parallel to x axis, goes away from the pressure axis at a straight pressure at a higher pressure for many gases, ठीक है। ये सेकंड स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रही है आपको, जो सेकंड स्टेटमेंट थी उसने कहा स्ट्रेट लाइन जो है वो बिहेवियर, आइडियल बिहेवियर की वजह से आ रही है, और आइडियल बिहेवियर हमें पता है कि NA इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई r स्क्वायर, पाई आर क्यूब। उसी से हमने जो है इसकी वैल्यू जो है वो पाई आर क्यूब की जो वैल्यू है वो हम निकाल लेंगे, ये हमारे पास वैल्यू जो है वो ऑब्टेन हो जाएगी, ठीक है। जो उसने सवाल पूछा हुआ है, सवाल नंबर D जो है वो पूछा हुआ है, अमोनिया गैस के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है। Pressure of the ammonia gas at a given condition says 20 atmospheric pressure and the room temperature is less as calculated by the van der Waals equation than that of calculated by the general gas equation. अमोनिया गैस जो होती है वो पोलर होती है, ठीक है। पोल बनते हैं, आगे हम पढ़ेंगे कैसे जो है वो पोल की फॉर्मेशन होती है, डायपोल डायपोल फोर्स जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो हमने अब आज डिस्कस करनी है, तो वो कैसे जो होती है वो एस्टेब्लिश होती हैं। तो वो उसमें इसका उसने कहा है कि इसका एटमॉस्फेयर जो है वो 20 एटमॉस्फेयर है। There will be a strong attractive forces between its molecules. These attractive forces decreases with the number of the collision of a gas molecules. Due to these attractive forces, observed pressure can be will be less as calculated by the van der Waals forces for the ideal gas. General gas equation having a number of forces of attraction is like that of the ideal gas. If we neglect the force between the ammonia molecules, then the calculated pressure will be higher as the force of the attraction decreases the pressure. Hence, the ammonia gas calculated by the general gas equation is greater than the calculated by the van der Waals equation, ठीक है। ये इनके दरमियान में डिफरेंस है। उसके बाद उसने ई पार्ट में जो पूछा हुआ था कि वाटर वेपर्स डू नॉट बिहेव आइडियली एट 273 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो डू नॉट बिहेव क्यों करते हैं, बिकॉज द टेम्परेचर इज बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ वाटर दैट इज 374 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि 100 डिग्री पे जाके करता है ना। तो जब आप उसको 100 डिग्री इंक्रीज करा देंगे टेम्परेचर के अंदर, 273 था और 100 डिग्री आपने उसको इंक्रीज कराया तो वो 374 हो जाएगा। बाय अप्लाइंग द प्रेशर, जब आप उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे, वेपर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड बिफोर द क्रिटिकल, वो उससे पहले जो है उससे पहले जो है वो इसमें क्रिटिकल टेम्परेचर से पहले, बिकॉज दे हैव दिस सफिशिएंट इंटरमोलिक्यूलर, दैट्स व्हाई जो है ये आइडियली बिहेव इसमें नहीं करता, ठीक है।
Then the F statement, SO2 gas is comparatively non-ideal at 273 degree centigrade बट बिहेव्स आइडियली एट 373 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, 273 तो उसका जो है वो नॉन आइडियल बिहेवियर है, लेकिन 373 पे वो आइडियली बिहेव करती है. हाउ? Because उसने कहा SO2 molecules are very strong and it behaves non-ideally by increasing temperature, intermolecular forces are decreased. ठीक है, क्यों? जैसे आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उनके दरमियान में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है वो क्या होना शुरू हो जाएंगी. अब आप आगे फर्दर इसमें चैप्टर में पढ़ेंगे, इसमें भी आपने पढ़ा था कि जब आप उसको हीट या प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उनके दरमियान में जो स्पेसेस होते हैं वो और ज्यादा होना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, सो दैट्स वाई 327 डिग्री सेंटीग्रेड फोर्स आर वेरी वीक. सो SO2 बिहेव्स आइडियली एट दैट टेम्परेचर. उसके बाद उसने क्या कहा है, हीलियम गैस 16 नंबर, helium gas in 100 centimeter cube containing at a pressure of 500 torr is transferred to a container with a volume of 250 centimeter cube. What will be the new pressure? Pressure क्या होगा? आपने जो है उसके कुछ नंबर चीजें कैलकुलेट करनी है. नंबर ऑफ टेम्परेचर इतना होगा, उसकी स्टेटमेंट्स जो है वो उसने नीचे दे दी गई हैं. ठीक है, अब आप जो है वो दूसरा उसने क्या कहा है कि इफ इट्स टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 15 डिग्री सेंटीग्रेड, तो तब क्या होगा? 20 डिग्री से 15 डिग्री तक उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो वो क्या करेंगे, अब 273 के अंदर उन दोनों टेम्परेचर को ऐड कर देंगे, तो वो कितना हो जाएगा? 293 और 288 रिस्पेक्टिवली दोनों का आ जाएगा. आपके पास प्रेशर वो ऑलरेडी दे चुका हुआ है 500 टोर, उसने आपको ऑलरेडी गिवन है. ठीक है, दिया हुआ है ना उसने आपको. क्यों? 250 है ना, 250 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 500 सेंटीमीटर क्यूब नहीं बन जाएगा, तो और उतना ही आ जाएगा. अच्छा जी, उस सॉरी वो वॉल्यूम है, सॉरी वो वॉल्यूम है. आपको प्रेशर उसने दिया हुआ है 500 डिग्री 500 टोर दिया हुआ है. वॉल्यूम जो है वो 250 सेंटीमीटर क्यूब है. तो आपने वो सारी वैल्यूज को पुट आउट करना है और आपकी वैल्यू और आपका जो है वो P2 की वैल्यू जो है वो निकल आएगी जैसे. ठीक है, सो दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन. P1 V1 divided by T1 that is equal to P2 V2 divided by T2. ये आपकी जो है वो इस इक्वेशन से जो है वो आपका सारा मसला सॉल्व हो जाएगा. P1 ऑलरेडी आपके पास गिवन है 500 टोर है. उसके बाद वॉल्यूम V जो है वो उसने आपको दिया हुआ है 100 में था, 100 सेंटीमीटर क्यूब निकला है. उसके बाद टेम्परेचर उसने ऑलरेडी आपको दिया हुआ है 2, वो आपने 20 डिग्री सेंटीग्रेड उसके अंदर ऐड करके 293 बना लिया है. T2 उसने आपको दे दिया था, T2 कितना हो गया? उसके अंदर आपने 15 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर ऐड करना था, 288 हो गया. P2 की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, P2 की वैल्यू को बाहर निकालेंगे और ये V2 की वैल्यू जो है वो आपने अभी पिछले वाले उसमें निकाल ली है, उसको आपने इसके साथ ऐड करके अपना आंसर जो है वो निकाल लेना. ठीक हो गया. What are the densities in the kg per decimeter cube of the following gases at STP? Pressure is equal to 10, इतना टेम्परेचर इतना स्टैंडर्ड दिए हुए हैं. मीथेन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को जो है वो आपने निकालना है. सिंपली सी बात है. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी आपको गिवन है. CH4 की बात कर रहे हैं तो CH4 आपको ऑलरेडी पता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना निकलेगा? 12 है जी कार्बन का और 4 है आपके पास ऑक्सीजन का, दैट इज इक्वल टू 16 हो जाएगा. ऑक्सीजन ऑलरेडी आपके पास 16 होती है, 16 प्लस 16 को ऐड करेंगे दैट इज इक्वल टू 32 हो जाएगा. ये आपके पास केजी मॉलिक्यूलर मास में ऑलरेडी आपको गिवन है, ये आसान सा था. ठीक है, टेम्परेचर प्रेशर में कोई चेंज नहीं आ रहा, इसलिए कोई जरूरत नहीं है आप उसको चेंज करेंगे. कंपेयर द वैल्यूज ऑफ द डेंसिटीज इन प्रोपोर्शन. ये आप याद रखिएगा, न्यूमेरिकल जितना ज्यादा छोटा होगा वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा. वो आपके एमसीक्यूज में भी आ सकता है और आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें भी वो आ सकता है. ठीक है, कंपेयर द वैल्यूज ऑफ द डेंसिटी इन प्रोपोर्शन टू देयर मोल मास. ठीक है, मोल मास के साथ आपने जो है उनका कंपैरिजन करना है, इन्हीं गैसेस का, हाइड्रोजन, मीथेन और ऑक्सीजन का. ठीक है, अब आपको ऑलरेडी पता है कि आपके पास है जी हाइड्रोजन गैस, मीथेन गैस और ऑक्सीजन गैस. हाइड्रोजन का आपने ऑलरेडी मॉलिक्यूलर वेट जो है वो पढ़ा है और एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दोनों पढ़े हैं. वो कितने होते हैं जी? 1 होते हैं. ठीक है, 1 और 1.008. ठीक है, AMU. हाँ, और इसी तरह से अभी आपने मोलर मास निकाला है CH4 का, दैट इज इक्वल टू कितना था? ये हाइड्रोजन का निकालते हैं जी. हाइड्रोजन का तो 1 निकलता है, 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2 निकलता है. उसके बाद मीथेन का है तो वो कार्बन का 12 था और प्लस 4 और उसके बाद ऑक्सीजन का था. सो इनके किस तरह से इंक्रीज और डिक्रीज किस तरह से आ जाएंगे वो आप वैसे ऐसे निकालेंगे. ये
अभी नेट में कोई इशू आ गया था, ठीक है। इसी तरह से इनकी डेंसिटीज जो है वो आप निकालेंगे। डेंसिटीज इनकी 0.0089, 0.714 और 1.42 इनकी जो है वो डेंसिटीज हैं, ठीक है। ये डेंसिटीज आपको उसी डी के फॉर्मूले से निकालनी पड़ेंगी। इज द सेम एज द ऑर्डर ऑफ देयर मॉलिक्यूलर मासेस। इसी तरह से ये इनकी डेंसिटीज होती है वो निकलती हैं, ठीक हो गया। आगे आपने डेंसिटी का फॉर्मूला वही रखना है, डी की डेंसिटी का फॉर्मूला रख के आपने मैस और मैस रख के आपने निकाल लेना है इसको, ठीक है। मोलर मैस रख के, ये मोलर मैस है ना, और वॉल्यूम होता है ना, ये मोलर मैस होता है। अब आपके पास मैस तो है नहीं, तो आप मोलर मैस को रखेंगे और नीचे आपके पास वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम भी अब अगर आपके पास नहीं है तो आप डायरेक्टली इसकी वैल्यूज को उसके साथ रखेंगे तो आपकी वैल्यू का आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद आ गया आपकी अगली आ जाती है जी एस टी डी पे। उसकी वैल्यूज को आपने जो अभी डिटरमिन करना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना है, उधर इतना कितना है, वैल्यूज को आप जो है वो निकालेंगे। डेंसिटीज आप ऑलरेडी निकाल चुके हुए हैं, नहीं निकली तो आप जो है इस मेथड से डायरेक्टली प्रोपोर्शन ओवर ओवर डी की वैल्यू से भी निकाल सकते हैं। आर की वैल्यू आप निकाल, बल्कि आप क्या लगाएंगे, इसकी डी की वैल्यू आपने निकालनी है। तो डी इज हमेशा यही मास ओवर वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम नहीं है, करना है, ये वैल्यूज दी है, ठीक है। अच्छा की डेंसिटीज आ गई। उसके बाद एस टी पी वॉल्यूम इज 22.414 डेसीमीटर क्यूब एंड टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और वॉल्यूम उसने 100 डिग्री डेसीमीटर क्यूब दे दिया है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और दिया है कंपेयर टू दी एसटीडी, ठीक है। एसटीडी की वैल्यू आपको पता है, एसटीपी की सॉरी, वो इतनी है वैल्यू। जब आप उसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड के इंक्रीज करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, इतना इंक्रीज कर देगा। इसकी वजह से क्या होता है कि फोर्स जो होती है वो दरमियान में उसके अमोनिया के वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, सॉरी, वो क्या हो जाती हैं, वो स्ट्रॉन्ग होने की बजाय वो क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती है। क्योंकि आप उसके दरमियान में टेम्परेचर या प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर और प्रेशर जो होगा वो उसके मॉलिक्यूल्स को जो है वो ब्रेक करने में, उनके दरमियान में डिस्टेंस क्रिएट करने में इजाफा करेगा। सो उसकी वजह से जो गैस होगी वो आइडियल बिहेवियर से डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम जी है वो जो अगले सवाल है वो है जी आपका 18वां सवाल है। अ सैंपल ऑफ क्रिप्टॉन विद वॉल्यूम ऑफ दिस and the pressure of this and the temperature of 20 degree centigrade is expanded to a volume of 9.55 decimeter cube and the pressure of 375 torr. What will be its the final temperature in cent? अब आपने वही इसमें T2 आपने इसमें फाइंड करना है। आपको T2 जो है वो फाइंड करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे, P1 V1 divided by T1 that is equal to P2 V2 डिवाइडेड बाय T2। आपने उसी तरह से करना है। उसने टू आपको 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया हुआ है, आपने उसके वैल्यू के अंदर पता है स्टैंडर्ड है केल्विन है, उसके अंदर आपने इसको क्योंकि केल्विन के अंदर आपने, ठीक है, आपने जो इसमें इस फॉर्मूले में जो यूनिट यूज होगा वो केल्विन का यूज होगा, इसलिए आपने 273 डिग्री सेंटीग्रेड को ऐड कर देना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर, तो वो इतना बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसने वॉल्यूम आपको पहले ऑलरेडी दे दिया हुआ है, 6.25 डेसीमीटर क्यूब दिया है। दूसरा वॉल्यूम भी उसने आपको गिवन दिया है। उसके बाद प्रेशर भी दिया है और दूसरा प्रेशर भी दिया है, ठीक है। T1 भी दे दिया और T2 आपको फाइंड करना है। उसी से मेथड से रख के आप जो है उसका फॉर्मूला जो है वो निकाल लेंगे। इसका मैथ आसान सा था ये, ठीक है। अगला जो सवाल है वो जी है आपका 19 वाला। वर्किंग एट अ वैक्यूम लाइन अ केमिस्ट आइसोलेटेड अ गैस। इसने गैस आइसोलेट की इन अ वेइंग बल्ब
with a volume of 255 centimeter at a temperature of 25 degrees under a pressure in the bulb of 10 torr. The gas weight is 121 mg. What is the molecular mass of this gas? उस गैस का आपने molecular mass निकालना है. molecular mass कैसे निकालेंगे? आपने molecular mass आपको पता है कि हमारे पास जो है वो एक आइडियल गैस की इक्वेशन जो होती है वो PV इज इक्वल टू nRT होती है. ठीक है, PV इज इक्वल टू nRT होती है. पीवी को हम जो है कन्वर्ट कर लेंगे. nRT की जो वैल्यू है हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे कह देते हैं कि ये जो n है हमारे पास, इस n को हमने कंसिडर किया है कि ये जो n है ये हम वेट में ले रहे हैं. ठीक है, वेट बाय मोलर मास ले रहे हैं. ये वेट कहाँ से आया है? ये वेट एक्चुअली जब हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं तो हम कहते हैं ना n इज इक्वल टू m कैपिटल M. इस मास को ही तो वेट कहते हैं ना. वेट m क्या होता है, मास क्या होता है, w होता है फिजिक्स में. ये मास है, मास वेट के इक्वल नहीं होता. और वेट किसके इक्वल होता है? mg के इक्वल होता है. तो ये क्या है, वेट है ना, तो उसको उससे रिप्लेस कर दिया है. ये वही चीज ही है. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, ठीक है, क्या है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. ये w ही है, ये वही w है, मास ही है. इसको इसके साथ सिर्फ आपने मास की वैल्यू को पुट करना है और आपके पास मोलर मास जो है गैस का निकल आएगा. ठीक है, 88.6 ग्राम्स पर मोल. ये एक हाइपोथेटिकल सी है, जरूरी नहीं कि आप इसको, इसका नाम जो है वो उसको पीरियोडिक टेबल में से देख के इसको जज करें. सो इट्स अ हाइपोथेटिकल, एक वो सपोज्ड वैल्यू है. 20 और आपसे उसने नाम नहीं पूछा. What pressure is exerted by a mixture of 2 grams of hydrogen gas and 8 grams of nitrogen gas at 273 Kelvin in a 10 decimeter vessel. 10 decimeter vessel जो है वो उसने वॉल्यूम उसका इतना लिया है, 270 टेम्परेचर है, 800 जो है वो नाइट्रोजन का जो है वो है और हाइड्रोजन का भी इतना है. अच्छा जी, अब आपने बेसिकली उसमें से आपने क्या निकालना है, प्रेशर जो है वो आपने निकालना है, प्रेशर निकालना है आपने. प्रेशर कैसे निकालेंगे? आप कहेंगे जी हमारे पास ये टेम्परेचर गिवन है, उसके बाद ये आपको वॉल्यूम दे दिया है, दे दिया है. मोलर मास आपने हाइड्रोजन का निकालना है. आपको पता है कि मोलर मास कैसे निकालते हैं, वही चीजें आपने उस बिल्कुल उसको उलट कर देनी है. मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस क्या होगी, ऊपर आप उसकी जो है वो रखेंगे एटॉमिक जो है वो नंबर रखेंगे, नीचे एटॉमिक मास रखेंगे. वही क्या कह रही है कि नंबर ऑफ द हाइड्रोजन मोलर मास निकालनी है तो इसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स रखेंगे उसके ऊपर. ठीक है, इसी को आपने इन्वर्ट कर देना है. आपने कह देना है एन इज इक्वल टू एम ओवर एम, है ना. तो ये एम बाहर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये एम ऊपर आ जाएगा और ये एन नीचे डिवाइड हो जाएगा. ऊपर मैस आ गया, नीचे नंबर ऑफ मोल्स आ गए. तो ये 1 मोल जो है वो आपके पास निकल आया. यहाँ पे से इसको इन्वर्ट कर लें तो इस तरह भी आ जाएगा. उसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स आपने निकालने हैं नाइट्रोजन के, तो उसी तरह से 8 ग्राम्स और 28 ग्राम्स उसका मोलर मास है, वो निकालेंगे और ये आपके पास जो है वो 0.28 आ गया, ये 1 मोल आ गया. उसके बाद आर की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी स्टैंडर्ड है वैल्यू. ठीक है, आर की वैल्यू आपके पास है स्टैंडर्ड, उसमें आपने कोई तब्दीली नहीं करनी. आर की वैल्यू होती है वो 0.00821 डेसीमीटर क्यूब पर डेसीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल होती है. ये आपके पास जनरल गैस इक्वेशन है. जनरल गैस इक्वेशन के अंदर आप इसकी वैल्यू को पुट आउट करेंगे और आपका आंसर जो है वो निकल आएगा. ठीक हो गया. अगला जो है वो 21, दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी हम उसको डिस्कस कर लेते हैं. उसमें बेसिकली आपसे डेंसिटीज पूछी हुई है, वैल्यूज उसने आपको गिवन दी हुई है. डेंसिटी ऑफ अ गैस दिया हुआ है, ए गैस, बी का भी दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ डिफ्यूजन भी दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैस, बी गैस दोनों दिया हुआ है. सिर्फ आपने जो है वो क्या करना है, आपने लिखना है R1 डिवाइडेड बाय R2 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट में रख के आपने वैल्यू किसकी रखनी थी, आपने लिखना था D2 डिवाइडेड बाय D1. ये ऑलरेडी हम ये फॉर्मूला पढ़ चुके हुए हैं, ग्राम्स लॉ के अंदर पढ़ गए हैं. आपने यही जो है उसको उसको पुट करना है, इन्हीं वैल्यूज को लगाना है. इन वैल्यूज को, ये जी ए और जी बी की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है. ये इसने वॉल्यूम वी ए की दे दी है और ये किसकी थी, ये वी बी की वैल्यू थी. और उसके बाद ये जो डेंसिटीज हैं ये आपको ऑलरेडी इसने दे दी हैं. ये आपके पास डी ए की डेंसिटी है और ये डी बी की डेंसिटी है, जिसने आपको गिवन कर दी है. इसके वैल्यू के बाद आपने सिर्फ वी बी की वैल्यू को फाइंड करना है, वो आपके पास इस तरह से आ जाएगी. ठीक हो गया. अगला है जी आपके पास उसी तरह से हाइड्रोजन है. हाइड्रोजन गैस आपको रेट ऑफ डिफ्यूजन दिया हुआ है, अननोन गैस का मॉलिक्यूलर मास, और ये इस तरह से दे के ये भी आपके पास, ये आप इसको निकाल लेंगे. बिल्कुल उसी मेथड से करना है, इसमें कोई चेंज नहीं है. यहाँ पर सिर्फ आपने क्या करना है, R1 डिवाइडेड बाय R2 दैट इज इक्वल टू, ये करना था जी M2 डिवाइडेड बाय M1. ठीक है, M2 डिवाइडेड बाय M1. ये था जनरल रूल.
उसके बाद आ जाता है आपका 22, कैलकुलेट द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड द नंबर ऑफ द एटम्स इन द गिवन अमाउंट्स ऑफ ईच गैस की जो आपको अमाउंट दी हुई है उससे आपने नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स जो है वो आपने निकालने हैं। टेम्परेचर उसने आपको दिया हुआ है 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, 20 सेंटीग्रेड से टेम्परेचर है तो आपको पता है कि 1 मीटर क्यूब दैट इज इक्वल टू 1000 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। सो आप इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगी तो आपके पास की वैल्यू निकल आएगी। टेम्परेचर 0 डिग्री है तो आपको पता है कि वो केल्विन के कितने इक्वल होते हैं, 0 डिग्री प्लस 273 केल्विन, तो मतलब कि 273 केल्विन आ जाएगा। उसके बाद प्रेशर, आपको पता है कि प्रेशर कितना है, प्रेशर उसने आपको 700 mm में दिया हुआ है, mm ऑफ मर्करी दिया हुआ है, mmHg दिया हुआ है। सो आप क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 762 कर देंगे उसको जो है वो स्टैंडर्ड बनाने के लिए। तो ये स्टैंडर्ड बनाने के लिए हमारे पास ये जो वैल्यू है वो आ जाएगी, गिवन हो जाएगी। ठीक है, आगे क्या दिया है उसने, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ NH3 एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रेशर ऑफ 1.5 एटमोसफेयर। सो वो ये आपको वॉल्यूम उसी तरह से आपके आ गया, टेम्परेचर भी आ गया, प्रेशर भी आ गया। उसके बाद उसे आपसे नंबर ऑफ मोल्स पूछे हुए हैं। आर की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, वो एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, उसमें कोई चेंज नहीं आना। इक्वेशन लगाई, इक्वेशन क्या थी, जनरल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। यहाँ से हमने तब्दीली की, एन की वैल्यू को मान लिया और क्या किया, ये पीवी इसी तरह से मल्टीप्लाई और से ये आरटी जो है वो इस तरह से आ जाएगा। या आपके पास वैल्यू जो है वो आ जाएगी, वैल्यूज को पुट करेंगे, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स जो है वो आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। फिर हमने अमोनिया के स्पेसिफिकली निकालने हैं, तो वो अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स हैं वो 4 एटम्स के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, तो उनको हम मल्टीप्लाई करके अपने 4 एटम्स के साथ जो आंसर है वो निकाल लेंगे। ठीक है, 4 क्यों है भाई, 4 क्यों है, 4 ऐसे हैं, NH3 है, ये 1 इसका है नाइट्रोजन का, और ये 3 मॉलिक्यूल्स किसके हैं, 3 मॉलिक्यूल्स हैं मतलब 3 एटम्स जो है वो हाइड्रोजन के हैं और एक जो है वो नाइट्रोजन का है। तो ये 4 एटम्स बने के बने, ये वही 4 है, इसी के साथ इसको मल्टीप्लाई किया है। ठीक हो गया। अगला वाला है, अगली है मास ऑफ 10 रेज़ टू पावर 20 molecules of each hydrogen gas, oxygen gas and carbon dioxide at STD. What happens to the masses of these gases when the temperature of these gases increase by 100 degree centigrade and the pressure is decreased by 100 torr? ठीक है, वैल्यूज को पुट करें, नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स से जो आके डिस्कशन निकाल लेंगे। उसके बाद आप टू मोल सिंपली के जरिए से आपने उसको जो था वो क्या करना था, इसकी वैल्यूज को पुट करके आपने इसका प्रेशर जो था वो निकालना था, सॉरी मास निकालना था, उसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स के जरिए से। ठीक है, उसके बाद आ जाती है ये आपका 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस इन अ फ्लास्क ऑफ 500 डेसीमीटर क्यूब। ये भी आपने क्या करना है, एक एक चीज का निकालना है कि आइडियल गैस का बिहेवियर दे रहा है या नहीं दे रहा। ठीक है, उसके बाद आइडियल गैस है या नहीं, उसने जो है वो प्रेशर जो है वो दिया हुआ, वॉल्यूम दिया हुआ है, वो आपने वैल्यूज को पुट आउट करते चले जाना है। और आपके पास ये प्रेशर उसने आपसे जो है वो मांगा हुआ है, यूजिंग जनरल गैस इक्वेशन को आप इस्तेमाल करेंगे और आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक हो गया, ये दोनों और ये तीसरी आपकी इस तरह से सॉल्व कर लिया। पहले में प्रेशर मांगा हुआ है, दूसरे में उसने आपसे प्रेशर जो है वो उससे कम करना है, पहले वाले प्रेशर को दूसरे वाले प्रेशर में से माइनस कर देना है, तीसरे वाले वैल्यू में आपको उसने वैल्यूज को पुट करके आपकी वैल्यू को जो है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर कितनी आ रही है वो वैल्यूज जो है वो आपने पुट कर दी है। सो ये सारी जो थी वो आपकी वैल्यूज जो है वो आ गई हैं। ये आपको जो है वो कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ जो है वो वैल्यूज भी दे देंगे। ठीक है, अब हम जो आते हैं वो आता है आपका आज का जो था लेसन, आज जो हमने पढ़ना है। यहाँ तक अगर कोई सवाल है तो वो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम जो है वो चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने लगे हैं, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। ठीक है, लिक्विड्स और सॉलिड्स हम ऑलरेडी मैटर पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली मैटर पढ़ेंगे, तो मैटर की हम जो है वो कुछ फॉर्म्स जो हम ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं। हमने गैसेस को डिस्कस कर लिया है पूरी फुल डिटेल में, उसके ऊपर कौन से लॉज अप्लाई होते हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ जो है वो अप्लाई होते हैं, ग्राम्स लॉ अप्लाई होते हैं, आइडियली उनकी सिचुएशंस बनाते हैं, उसमें इक्वेशन की का जो वैल्यू है वो 0.08 2 मीटर क्यूब एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, वो वैल्यू निकालते हैं। उसके बाद उसी वैल्यू को जो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन आई है, उसी को हम बॉयल्स लॉ, उसी से चार्ल्स लॉ को फिर से दोबारा से जो है वो निकालते हैं।
ठीक है। इस तरह से हमने जो है वो गैसेस के बारे में पढ़ा। फिर हमने प्लाज्मा के बारे में पढ़ा कि प्लाज्मा जो फोर्थ स्टेट है वो डिफरेंट जो है वो हमें यूनिवर्स में तो नज़र आती है, लेकिन अर्थ के ऊपर वो बड़ी रेयर है, लेकिन उसको हम आर्टिफिशियल प्रिपेयर करते हैं अपने ये जो बल्ब वगैरह फ्लोरेसेंट लाइट्स वगैरह उनके अंदर जो है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको। ठीक है। और अच्छी आयोनाइजिंग रेडिएशन के तौर पर भी हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके बाद अब हम जो दो टाइप्स हमारे पास रह गई हैं मैटर की। ठीक है। मैटर इज एनी मैटर that exists and having some weight that occupies some space। ठीक है। occupies some space and have some weight, this is known as matter। तो ये अब उसकी दूसरी और तीसरी टाइप जो है वो हम पढ़ने लगे हैं। एक को हम सॉलिड कहते हैं और एक को हम लिक्विड कहते हैं। गैसेस और प्लाज्मा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आप ये समझ लें कि हमने तीसरी और चौथी पहले पढ़ ली है, अब हम पहली और दूसरी पढ़ने लगे हैं, लिक्विड और सॉलिड्स पढ़ने लगे हैं। ठीक है। The existence of the matter in the surrounding in the form of gases, liquids, and solids is due to the difference of interacting forces among the constituent particles। ठीक है। इनका डिफरेंस यही है, तो वो ये बताता है कि इनके दरमियान में जो डिफरेंस है, जो फर्क है, वो बिकॉज ऑफ देयर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से। वो जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होंगी, जितनी ज़्यादा वो कॉम्पैक्ट होंगी, जितनी ज़्यादा वो स्ट्रांग होंगी, जितना वो इनको आपस में जोड़ के रखेंगी, वो उतना ज़्यादा सॉलिड किस्म का मटेरियल बनाएंगे। जितना जितना वो थोड़ा आहिस्ता या ढीली होती चली जाएंगी, वो लिक्विड की तरफ होते जाएंगे। वो जितना जितना और वो दूर होती चली जाएंगी, वो उतना ही ज़्यादा जो है वो गैसेस को जो है वो शेप में आ जाएंगी। और लास्टली जो है वो बिल्कुल ही अगर वो आयंस की फॉर्म में, फ्री रेडिकल्स की फॉर्म में अगर चली जाएंगी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में चली जाएंगी, आयंस की फॉर्म में, तो वो क्या बना देती है, प्लाज्मा स्टेट बना देती है। ठीक है। सॉरी। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होती हैं? द अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम्स विद इन। जो एटम्स के दरमियान के अंदर दो एटम्स जुड़े हैं ना, एक हाइड्रोजन का जुड़ा है, क्लोरीन का जुड़ा है, ये जैसे एग्जांपल दी हुई है हाइड्रोजन का, ये क्लोरीन का है, तो ये एक मॉलिक्यूल ही ना, HCl है। एक सिंगल मॉलिक्यूल के साथ तो नहीं, एक सिंगल एटम के साथ तो नहीं ना बना हुआ, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। इन दोनों को जो आपस में जोड़िए और इसके आपस के और बहुत से सारे मॉलिक्यूल्स, ये एक मॉलिक्यूल है और ये एक मॉलिक्यूल है, इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो स्पेस, जो अट्रैक्शन है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और जो विद इन होगी, इन दोनों एटम्स के दरमियान में जो फोर्स होगी, उनको हम कहेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटर का मतलब होता है लेवल बढ़ा होगा, और इंट्रा का मतलब होता है विद इन, दो के दरमियान में। ये बिटवीन होता है, याद रखिएगा, जो दो के दरमियान में होता है। और इंटर का मतलब होता है अमंग। अमंग का मतलब होता है मोर देन टू, मोर देन टू। ठीक है। अमंग और बिटवीन का डिफरेंस तो पता है ना। चलेंगे आगे चलते हैं हम। एग्जाम्पल में जो हम पढ़ते हैं जी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के, वो बड़ी एग्जाम्पल आपको जो है वो HCl के हम ऑलरेडी ये एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है। HCl के अभी आपको ये एग्जाम्पल दे के आए हैं। इनके दरमियान में जो है वो स्लाइटली एक साइड पे पोलर, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक साइड पे जो है वो नेगेटिव चार्ज है। एक साइड पे जो वो आप ये कह लेंगे हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसके ऊपर जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। और दूसरा ये कि उनके आउटर मोस्ट शेल में जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन पड़ा होता है हाइड्रोजन के, और जो क्लोरीन होता है वो रेड ही होता है। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूट्रोफाइल जो है ये आप लोग जाके सेकंड ईयर में पढ़ेंगे, जब हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो वहां जाके ये पढ़ेंगे आप लोग। ठीक है। ये हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने मैट्रिक में भी पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। ये केमिकल बॉन्डिंग का जो आप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना, वहाँ पर ये थोड़ा डिस्कस करेंगे के ये इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं और न्यूट्रोफाइल्स क्या होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वहाँ में मैं थोड़ा सा आपको जो है वो बताऊंगी। ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि उसका हाइड्रोजन जो है वो क्या है, उसके आउटर मोस्ट शेल में क्या पड़ा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन है, और उसके पास एबिलिटी है कि वो एक इलेक्ट्रॉन दे दे और अपने जो है वो ऑक्टेट को बिल्कुल कम्प्लीटली जो है वो क्या कर दे, खाली कर दे। और क्या हो जाएगा, उसका साइज जो हो जाएगा वो श्रिंक हो जाएगा। ठीक है। सॉरी। और जो क्लोरीन है उसके पास ऑलरेडी जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए से, उसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है कि वो अपने तरफ खींच ले। ठीक है। अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, अपने उससे जो क्या कर लेगा वो उसके साथ कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बना लेगा। सो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है
कि ये क्या होती है कि इनके दरमियान में जो होती हैं वो फोर्सेस होती हैं, स्लाइटली जो होते हैं वो पोल्स स्टैब्लिश हो जाते हैं, एक पॉजिटिव की तरफ होता है, एक नेगेटिव की होता है। दूसरी बात ये है कि इनके दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से बनता है। तीसरी बात ये है कि इनके दरमियान में कोवलेंट बॉन्ड होता है। अब पढ़ते हैं इसको। In a molecule of HCl, there is a covalent bond. अभी बताया ना, covalent bond हाइड्रोजन और क्लोरीन is due to the mutual sharing of electron. दोनों को म्यूचुअल इलेक्ट्रॉन शेयर चाहिए। एक ही आउटर मोस्ट शेल में उसका इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है और उसके पास जो है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी है, उसके पास जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी है। सो वो क्या कहते हैं कि हम दोनों जो है वो ना लूज करते हैं ना गेन करते हैं, बल्कि शेयर कर लेते हैं। सो वो दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, हाइड्रोजन भी जो होता है उसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो उसका जो है वो डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। और जो वो है क्लोरीन क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में अगर एक इलेक्ट्रॉन उसको मिल जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाहर के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पूरे हो जाएंगे। सो वो क्या करेंगे, क्या है जी, हाइड्रोजन का जो है वो क्या कंप्लीट हो जाएगा, उसके आउटर मोस्ट शेल में आप क्या करेंगे, ये एक पड़ा हुआ है उसको एक और मिल जाएगा तो उसका क्या कंप्लीट हो जाएगा, उसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। और जो क्लोरीन है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में मैं बिल्कुल लास्ट वाला शेल जो है वो बना रही हूँ, अंदर वाला उसी तरह से बनेगा, दूर से करके 30 आपने उसकी जो है वो कंप्लीट करने हैं। इस तरह से नहीं बनाना, ये मैं सिर्फ उसका आउटर मोस्ट शेल जो है वो बना रही हूँ। 3 4 5 6 और ये 7 पड़े हुए, उसको जो है वो एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो उसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो सकता है। तो इसके पास एबिलिटी है, इसके पास ये एबिलिटी है कि वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर सकता है, लूज कर सकता है। उसके पास एबिलिटी है कि वो एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है। सो वो क्या करेंगे, ये आपस में क्या करेंगे, म्यूचुअल बॉन्डिंग बना लेंगे। ये किधर से ले लेगा और ये किधर से ले लेगा, ये आप ये समझ लें कि ये यहाँ से ले लेगा और ये यहाँ से ले लेगा। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, उसके ऊपर दे देगा, ये यहाँ से ले रहा है और ये यहाँ से ले रहा है। ये दोनों आपस में जो है वो शेयरिंग कर लेंगे। जब दोनों शेयरिंग कर लेंगे, आप ये समझ लें कि एक बिजनेसमैन है जिसने नया नया सा कारोबार शुरू किया है, उसकी इन्वेस्टमेंट है, उसके पास पैसा है। और दूसरा एक बंदा जो है, दूसरा बिजनेसमैन वो है जो कि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन उसका पैसा जो है वो डूब गया। ठीक है। तो वो दोनों मिलके क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जी तुम मुझे अपना एक्सपीरियंस दो, और वो कहता है कि मुझे आप अपना जो है वो पैसा दें। तो वो दोनों मिलकर कारोबार करते हैं और वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है। सो उनका कारोबार जो होता है वो अच्छा चलता है, देर पा चलता है। बिल्कुल इसी तरह से हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान में बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की जो होती है वो बॉन्डिंग जो होती है वो बनती है। और ये मिनरल एसिड है, याद रखिएगा, और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म का एसिड है। ठीक है। आफ्टर सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ एसिड्स जो है वो हमेशा सल्फ्यूरिक एसिड है, उसके बाद HCl आता है। ठीक है। उसके बाद ये जो बोथ एटम्स है सेटिस्फाई देयर आउटर मोस्ट शेल, अपने आउटर मोस्ट शेल को सेटिस्फाई कर लेंगे, वो दोनों अपने आपके पास से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे। ठीक है। ये कि भाई जिसके पास पैसे नहीं थे वो उसको पैसे मिल जाएंगे, और जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं था उसको उसका एक्सपीरियंस मिल जाएगा। सो दोनों मिलकर एक कॉन्ट्रीब्यूशन से चलेंगे। ठीक है। टुगेदर एनहांस दिस लिंकेज इज वेरी स्ट्रॉन्ग, लिंकेज जो होगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। HCl is a neighbor attraction each other, forces of the attraction are weak। ठीक है। जो आपस में HCl यहाँ बना हुआ है, एक HCl यहाँ बना हुआ है लिक्विड के इनके दरमियान में ये दरमियान में आप ये समझ ले, ये एक HCl ये पड़ा हुआ है, एक HCl ये पड़ा हुआ है, लेकिन इन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस आ रहा है, ये जो एक इनको आपस में जोड़ है, कंप्लीट बड़े से ह्यूज कॉम्प्लेक्स में पड़ा हुआ है। सो वो जो इनके दरमियान में है वो क्या है, वो है जी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, वो भी बड़ी स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है। इन्हें जैसे ही और बहुत सारे कारोबारी लोग होंगे जो कि ऐसे ही कारोबार कर रहे होंगे, अपना बिजनेस जो है वो चला रहे होंगे, तो वो भी क्या होगा, उनके दरमियान में भी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन जाएगी, ताकि ये हो कि अगर ये यहाँ से टूट जाए तो ये इसको अपने साथ मिला ले, अगर ये यहाँ से टूट जाए तो ये इसको अपने साथ मिला ले। समझ आ रही है बात की? These forces are believed to exist between all kinds of the atoms and molecules when they are sufficiently close to each other. Since intermolecular forces, van der Waals forces, are nothing to do with the valence electron. ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इनको वैन डर वाल्स फोर्सेस भी कह सकते हैं, या वैन डर वाल्स फोर्सेस भी कह सकते हैं, आप जैसे मर्जी इसको प्रोनाउंस कर लें। दे हैव नथिंग टू डू विद द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कोई ताल्लुक नहीं होगा। ताल्लुक तब होगा जब वो अभी मॉलिक्यूल बना रहा होगा, ये HCl बना रहा होगा, तब तक ताल्लुक होगा। लेकिन जब वो आपस में HCl जो है वो रिएक्शन करें, तब इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं होगा। ठीक है। एटम में तक का ताल्लुक होगा, लेकिन अगर एटम एक मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल है तो तब उनका आपस में दरमियान में नहीं होगा। अगर सेम सेम है तो तब नहीं होगा। HCl का इतना अच्छा अट्रैक्शन, आप ये समझ लें कि तब निग्लेजिबल है।
ठीक है। लेकिन कभी अगर दूसरा आ जाएगा, यानी इसके HCl के साथ अगर आप वाटर के मॉलिक्यूल्स को अगर डाल देते हैं, या H2SO4 के साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स को डाल देते हैं, कोई सिचुएशन बना देते हैं, तो तब सिचुएशन और हो जाएगी। ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स bring together and give the properties to the substance in gaseous state, liquid and solid state. तो ये क्या करते हैं कि जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एक दूसरे के जब मॉलिक्यूल्स को करीब लाते हैं, तो उसकी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। ठीक है। इसी वजह से इनकी जो है ना वो चार तरह की मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हम कहते हैं डायपोल डायपोल, यानी कि दो पोल्स बन जाएंगे। वर्ड को तोड़ लीजिएगा। फिर उसके बाद आइन डायपोल फोर्सेस, जिसमें आइन बन जाएगा, एक तरफ आइन होगा और एक तरफ पोल होगा। उसके बाद डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्सेस, और लास्टली जो है वो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस होती है। ठीक है। और एक कहते हैं जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो बात उसमें जो बात अगर इन टू पोल्स, अगर दो पोल्स बन रहे हैं ऑपोजिट आपस में, ये एक अमोनिया का ग्रुप है, ये है जी NH है। ठीक है। NH, जिसके अंदर क्या कहा कि ये जो है वो एक तरफ पॉजिटिव, नाइट्रोजन को नेगेटिव का साइन है, और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव का साइन है। तो ये क्या बन रहे हैं, ये एक पोल इधर है नेगेटिव का, और ये पोल इधर है पॉजिटिव का। तो ये दो ऑपोजिट पोल हैं, तो ये डायपोल है। उसके बाद लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, या आप इसको खाली डिस्पर्जन फोर्सेस भी कह सकते हैं, जिसमें डिस्पर्स हो जाता, मतलब बिखर जाता है, इधर उधर हो जाता है। अगर नॉन पोलर बनेगा, ये टेम्परेचर थोड़ी देर के लिए आप ये समझ लें कि जैसे क्रश होता है, थोड़ी देर के लिए वो क्या कहते हैं अट्रैक्शन आपको फील होती है, उसके बाद वो खत्म हो जाती है, नॉट लॉन्ग लास्टिंग। सो ये जो है इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नो फोर्स को कहते हैं इंड्यूस फोर्स होती है, बहुत थोड़े टाइम के लिए होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हाइड्रोजन जो होता है वो अपने करवाता है, वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और क्लोरीन के दरमियान में होती है, इसको हम कहते हैं। और ये बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ने लगे जी डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। डाई याद रखिएगा, डाई का वर्ड होता है टू से, टू, फॉर्मेशन ऑफ टू पोल। ये पोल के स्पेलिंग गलत हो गए हैं, ये DIPOLE पोल है। ठीक है। डायपोल ये हो गया, ये पहले मेरी मिस्टेक आ गई। डायपोल टू, और पोल का मतलब होता है टू वर्ड चले जाना, दो पोल्स का एस्टैब्लिश होना। द पॉजिटिव एंड ऑफ पॉजिटिव, पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा। इसकी वजह से इनके दरमियान में क्या एस्टैब्लिश होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। पॉजिटिव के नेगेटिव को अपनी तरफ खींच रहा है, और नेगेटिव पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच रहा है। सो एक पुल जो होगा वो इनके दरमियान में जो होगा वो एस्टैब्लिश होगा। उस पुल को क्या कहते हैं, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन या डायपोल डायपोल फोर्सेस। ठीक है। इन केस ऑफ HCl जो है वो बड़ी फेमस इसकी एग्जांपल है, और बोथ एटम्स डिफर इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनके दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है दोनों के दरमियान में। ठीक है। इसकी जो होती है वो स्लाइटली पॉजिटिव की तरफ होती है, इसकी स्लाइटली नेगेटिव की तरफ से होती है। ठीक है। एंड हाइड्रोजन डेवलप्स द पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। सो इससे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक लाइन की फॉर्म में, एक स्ट्रेट लाइन की तरफ जो होता है वो उस तरह से बन जाते हैं। ये ऐसा इसका कुछ जो है वो स्ट्रक्चर जो होता है वो फॉर्म हो जाता है। ठीक हो गया। आगे डायपोल डायपोल फोर्सेस, ये कुछ इस तरह से इसकी पिक्टोरल डायग्राम बनती है। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज एंड्स ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल, ये पोल्स बनाते हैं। ये पोल वो पॉजिटिव है, ये पोल जो है वो नेगेटिव है, ये पोल पॉजिटिव है और ये पोल नेगेटिव है। इनके दरमियान में जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो बन रही हैं। The strength of the dipole is depends upon the polarity of the molecule. इनका जितना पोल एक दूसरे का स्ट्रॉन्ग होगा, ये जो फोर्स बीच में बनी हुई है, दिस इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये इनके दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। उसके बाद आ जाती है, ये भी कुछ पिक्टोरल डायग्राम है। एनी हाउ देयर इज अ नेट अट्रैक्शन बिटवीन द पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में क्या होती है, नेट अट्रैक्शन होती है। These forces are called as dipole forces. They are approximately 1% as effective as the covalent bond. ये बिल्कुल वैसी इफेक्टिव होती है जितनी के कोवलेंट बॉन्ड होता है। यानी कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बन रहा होता है, शेयरिंग से बन रहा होता है, दोनों ने आपस में शेयर करना होता है, दोनों ने आपस में मिलकर म्यूचुअल उनकी शेयरिंग होती है। वो कहता है कि तुम दे दो और मैं ले लेता हूँ। ठीक है। कुछ तुम दो और कुछ हम लेते हैं। ठीक है।
कंप्लीट ट्रांसफर नहीं है, याद रखिएगा। कंप्लीट ट्रांसफर हमेशा आयनिक बॉन्ड में बनता है, जो कहता है कि यार मैं कुर्बानी दे देता हूँ, ठीक है, तो मैं अपना हिस्सा भी तुम्हें दे देता हूँ, ठीक है। लेकिन कोवलेंट कहता है ना भाई ना, हमने बिजनेस पार्टनर बनना है, कुछ तुम दोगे कुछ हम देंगे, ठीक है, कुछ तुम लो कुछ हम लेंगे, ठीक है, बराबर बराबर का असूल है। The strength of these forces depends upon the electronegativity difference between the bonded atoms and the distance between the molecules. अब इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इस वजह से इनके दरमियान में ये स्टैब्लिश होता है। गैसियस फेज आर ग्रेटर, सो दीज फोर्सेस आर वेरी वीक इन दिस फेज, गैसियस फेज के अंदर। लिक्विड, दीज लिक्विड्स के अंदर ये रीजनेबली स्ट्रॉन्ग होती हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, डायपोल डायपोल। इसकी जो है वो क्लोरोफॉर्म CHCl3, क्लोरोफॉर्म ये जो आपको सुंघा के भी बेहोश किया जाता है, जो जनरल एनेस्थीसिया जो आपको यूज कराया जाता है। HCl जो है ये इसकी एग्जांपल है, ठीक है। ये फोर्सेस ऑफ थर्मोडायनामिक्स के पैरामीटर्स में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वेपराइजेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन, ये इसको मेजर करने के लिए वहां पर ये आपको डायपोल डायपोल इंटरेक्शन फोर्सेस जो होती हैं वो रिक्वायर होती हैं इसको मेजर करने के लिए, ठीक है। डायपोल इंड्यूस डायपोल, ये एक तो बन गया ना कि दो पोल्स बन जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव बन जाएंगे, इंड्यूस कराना, ठीक है। इंड्यूस का मतलब होता है यूजिंग फोर्स, फोर्स का इस्तेमाल करा के आप इसको जो है वो डायपोल्स को बनवाना, दो पोल्स की फॉर्मेशन लेकिन फोर्स को इस्तेमाल करवा के। पार्टली इट इज इंड्यूस इन नॉन पोलर, ये जो होता है वो नॉन पोलर्स के अंदर बनाने की कोशिश की जाती है। जो आपने पिछली एग्जांपल्स वो जो पढ़ी है डायपोल डायपोल की, वो हमेशा याद रखिएगा वो पोलर के दरमियान में बनती है, ठीक है। पोलर और नॉन पोलर क्या होते हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से जो बॉन्डेड एटम्स बनते हैं उनको हम पोलर कहते हैं, और वो नॉन पोलर वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे होते हैं इक्वली लेकिन फॉर्म डायटोमिक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। और जब जैसे उनको मौका बनता है वो दोबारा से जो है वो पोल्स की फॉर्म में दोबारा पोलर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। बोथ मॉलिक्यूल्स बिकम डायपोल, these forces are called dipole induced dipole forces और डेबाय या डेबे फोर्सेस। उसके बाद इसके अंदर एक और चीज भी वो कह रहा है, मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस दैट कंटेन पोलर एंड नॉन मोलर मॉलिक्यूल्स, वहां पर भी आपको डायपोल डायपोल या डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस जो है वो आपको नजर आएंगी। उसके बाद उसने बात की है पॉजिटिव एंड ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द नियर बाय नॉन पोलर मॉलिक्यूल। थोड़ी देर के लिए वो क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। इंटरस्टेनियस डायपोल, ये जो खुद ब खुद जल्दी जल्दी से बन जाते हैं पोल्स, तो वो तो बन गए। उसके बाद जो वो नेबरिंग एटम में एक उसको इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है सामने खिड़की में जो आपकी बैल्कनी में या आपके सामने की छत पे कोई और जो है वो कोई खड़ा हुआ है जो आपको बड़ा पसंद आया, तो आप उसकी तरफ थोड़ी देर के लिए अट्रैक्ट होते हो, तो वो क्या होता है, स्माइल पास की या इस तरह को कोई आपने वो फ्लर्टिंग बिहेवियर शो किया, दैट्स इज योर क्रश। तो वो फॉर द टाइम बीइंग थोड़ी देर के लिए, ठीक है, उस सिचुएशन को उसने क्या किया, इंड्यूस किया। इंड्यूस होने के बाद वो थोड़ी देर के लिए तो हुआ, फिर उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। दिस इज नोन एज डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्सेज, और ये बड़ी टेम्परेरी होती है, थोड़ी देर के लिए होती है। ज्यादा देर के लिए भी हो सकती है, लॉन्ग लास्टिंग भी हो सकती है अगर आप उसको बढ़ाएंगे तो। खैर, उसके बाद आ जाती है जी आपकी तीसरी वाली, उसको हम कहते हैं ये इंटस्टेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस और लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। ये तो बहुत ही टेम्परेरी होती हैं, थोड़ी बहुत थोड़े टाइम के लिए बनती हैं, लेकिन फिर भी ये बनती जरूर है, ठीक है। ये क्या होती है जी, आपको मोमेंटरली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं क्रिएटेड बिटवीन इंटस्टेनियस डायपोल एंड द इंड्यूस्ड डायपोल, के दरमियान में जो बनती है उसको हम डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन या लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, या आप इसको जो है वो लंदन फोर्सेस भी कहते हैं, ठीक है। ये जर्मन फिजिस्ट था फ्रिट्ज लंदन में 1930, उसने ये सबसे पहले जो था एक्सपेरिमेंट करके जो था वो वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस इनको कहा था कि ये जो होती हैं मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो होती हैं वो नॉन पोलर्स के दरमियान में मौजूद होती हैं। उसके बाद द फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन प्रेजेंट अमंग द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक हीलियम, नियॉन, ऑर्गन और क्लोरीन के दरमियान और मीथेन के दरमियान में स्पेशल अटेंशन होती है।
अंडर नॉर्मल कंडीशन इनके दरमियान में ये होती है मौजूद होती हैं। हीलियम गैस जो होता है वो उसको आप लिक्विफाई कर सकते हैं। आप ये याद रखिएगा, हीलियम और नियॉन जो है इनके आउटर मोस्ट ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हैं, ठीक है। ऑर्गन का ऑक्टेट कंप्लीट है और हीलियम का डुप्लेट कंप्लीट है। हीलियम गैस कैन बी लिक्विफाई अंडर अप्रोप्रिएट, ये वर्ड अप्रोप्रिएट है, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, ये वर्ड है अप्रोप्रिएट कंडीशन। अप्रोप्रिएट कंडीशंस जब आप उसको देंगे तो वो लिक्विफाई हो जाएगी गैस जो है। In other words, forces of attraction operated among the atoms of the helium which causes them to cling together in the liquid state. तो आपस में एक दूसरे के साथ क्या हुए होंगे, क्लिंग हुए होंगे, हट नहीं रहे होंगे, दूसरे के साथ चिपके हुए होंगे, ठीक है। हीलियम गैस इलेक्ट्रॉन ऑफ वन एटम इंड्यूसेस द मूविंग इलेक्ट्रॉन ऑफ द अदर एटम। उसको क्या कर रहा है, उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। या समझ ले कि वो लिक्विड स्टेट में जब उसको लेकर जा रहा है तो उसको अपनी तरफ पुल कर रहा है, अपनी तरफ भड़ा लेकर आ रहा है। Electrons repel each other and they tends to play as far as possible, जितनी दूर हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन जो है एक दूसरे से भागने की कोशिश करेंगे। इसी में जब वो एक दूसरे के करीब आएंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, पुश करेंगे, परे करेंगे। जैसे होंगे ना पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो वो एक दूसरे का एक जैसा चार्ज होगा तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, पुश करेंगे। एक जैसी फोर्स के अगर दो आदमी सामने सामने हो जाए तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को धक्का लगाते हैं कि तुम पीछे हटो, वो कहते हैं कि तुम पीछे हटो। सो इसमें क्या कहते हैं, टेम्परेरी एक डायपोल जो होगा वो फॉर्म होगा कि एक जो थोड़े से जिसकी थोड़ी सी स्लाइटली कम पावर होगी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और जिसकी थोड़ी सी ज्यादा होगी वो स्लाइटली जो है वो नेगेटिवली चार्ज। सो वो एक दूसरे के ऊपर क्या आ जाएंगे, डायपोल्स जो है वो जनरेट हो जाएंगे। इस ये होते हैं मोमेंटरीली होती है, थोड़ी टाइम के लिए होती है। उसकी वजह से उसमें एंड ज्यादा मोर नेगेटिवली चार्ज जो होंगे ऑन द अदर साइड, एक साइड पे पॉजिटिवली चार्ज हीलियम एटम्स जो होंगे वो एक डायपोल बना लेंगे। ये जो होता है वो इंटरस्टेनियस डायपोल होता है और इस डिस्टर्ब करता है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को फॉर द टाइम बीइंग के लिए, ताकि वो सेकेंड एटम को जो होता है वो अपनी तरफ खींच सके, ठीक है। याद रखिएगा ये उसके अपने ही इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान का जो है, ये इसके अपने ही इलेक्ट्रॉन्स का एक दूसरे के साथ जो है वो स्टैब्लिशमेंट को जो कह रहे हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने के लिए जो बन रहा है उसको हम कह रहे हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल इंशाल्लाह हम जो है वो इसकी वैसे इसकी एग्जांपल्स आप पहले पढ़ लें। इस एग्जांपल्स जो है वो लंदन डिसर्जन फोर्सेस की जो होती हैं वो होती हैं क्लोरीन गैस होती है, हाइड्रोजन गैस होती है, नोबल गैसेस जो है वो हीलियम इसकी गैस है, शॉर्ट टाइम लिव के लिए अट्रैक्शन बनती है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाती है, वैनिश हो जाती है। जैसे जैसे उसको जो वो इलेक्ट्रॉन उसकी दूसरा आके उसकी जगह पर बैठ जाता है तो वो उसको चीज़ जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। बड़ी ही वीक किस्म की ये फोर्स होती है। और कल इंशाल्लाह जो इसके ऊपर दो जो होते हैं वो इसके फैक्टर्स जो इसको अफेक्ट कर रहे होते हैं, एक साइज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को, क्लाउड का जो बाहर का हिस्सा होता है जो उसका इर्द गिर्द छाया हुआ होता है वो, और पोलराइजेबिलिटी के ये पोल्स कितनी बनाती है, क्वांटिटी होता है, एक्सटेंड द क्लाउड को कितनी देर तक रख सकती है, उसको एक्सटेंड कराती है वहाँ तक के लिए, ठीक है। अब कल इंशाल्लाह जो है वो हम आप स्टार्ट करेंगे आपकी जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आपकी इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, इसको कौन कौन से स्ट्रक्चर में हम पढ़ते हैं, वो कल इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अगर आपका कोई सवाल है तो काइंडली आप लोग कर सकते हैं।